स्टूडेंट्स, वेलकम टू अमृत सीनियर सेकेंडरी स्कूल क्लास 8 सामाजिक शिक्षा का भाग पहला भूगोल का लेसन नंबर 2 प्राकृतिक साधन का भाग 10 जो कि अंतिम भाग है हमारे इस लेसन का। आज हम आपको करवाएंगे। हमारा टॉपिक था प्राकृतिक वनस्पति, जिसमें हमने आपको प्राकृतिक वनस्पति और उसकी किस्मों के 3 पॉइंट पिछली बार समझाए थे। आज हम उससे आगे पॉइंट नंबर 4 आपको करवाएंगे, जो कि हमारी ई बुक के पेज नंबर 17 से शुरू होता है। तो अपना टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आपको अपने टॉपिक से संबंधित कुछ तस्वीरें और भारत का मैप दिखाना चाहती हूँ। तो बच्चों देखो पहले आप भारत का मैप। इसमें प्राकृतिक वनस्पति को अलग अलग रंगों में दिखाया गया है और कहाँ कहाँ ये पाई जाती है ये बताया गया है। तो बच्चों इससे आगे है वनस्पति की तस्वीरें। पहली तस्वीर पर्वतीय वनस्पति माउंटेन फॉरेस्ट, उसके आगे है सुंदरवन डेल्टा की तस्वीर और फिर उसके आगे एक और तस्वीर है जंगली जीवों की, जंगली जानवरों की तस्वीरें। तो बच्चे ये तस्वीरें हमारे आज के टॉपिक से संबंधित हैं। तो हम शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक पर्वतीय वनस्पति। पर्वतीय वनस्पति हमें पर्वतों की ढलानों पर मिलती है। असम से लेकर जम्मू कश्मीर तक हिमालय पर्वत की ढलानों में अनेकों ही प्रकार के वृक्षों से भरी पाई जाती हैं। इन वनों की लकड़ी प्रयोग करने के लिए बहुत ही उपयोगी है। यहाँ से हमें कई प्रकार की लकड़ी जैसे फर, चील, देवदार, ओक, अखरोट, मैपल और पॉपुलर आदि प्राप्त होती है, जहाँ महंगी और बढ़िया प्रकार की लकड़ी पाई जाती है। ये लकड़ी इमारतों में रेल के डिब्बे बनाने में, माचिस और बढ़िया प्रकार का फर्नीचर बनाने के काम आती है। पर्वतीय वनस्पति की पट्टी में कई प्रकार के फल जैसे सेब, बादाम, अखरोट और आलू बुखारा आदि प्राप्त होते हैं। तो बच्चों पहले आप भारत के मैप को फिर से देखो। इसमें पर्वतीय वनस्पति सबसे ऊपर जो हरा पत्ते जैसा रंग है, जिसमें आपको लाल डॉट, लाल बिंदु लगा दिखाई दे रहा है, वहाँ हमारी पर्वतीय वनस्पति पाई जाती है। तो बच्चे ये क्षेत्र है हिमालय और जम्मू कश्मीर। अब इससे नीचे आ जाओ, नेपाल के साथ आगे छोटा सा वही भाग जिसमें वही हरा रंग पत्ते जैसा दिखाई दे रहा है, वह भी हमारी पर्वतीय वनस्पति है। उसके आगे जो भूटान लिखा हुआ है, उसके आगे भी वही हरा रंग पत्ते जैसा और लाल रंग का जो बिंदु लगा दिखाई दे रहा है आपको डॉट, वह भी हमारी पर्वतीय वनस्पति है और असम में पाई जाती हैं। जम्मू कश्मीर हिमालय की ढलानों में और असम में ये पाई जाती हैं। अब पर्वतीय वनस्पति की तस्वीर को आप देखो, जिस पे लिखा है माउंटेन फॉरेस्ट। तो बच्चे इस प्रकार की होती है ये पर्वतीय वनस्पति। ये कोन शक्ल जैसी होती है, त्रिकोण शेप में होती है। हम जैसे सतह से ऊंचाई की ओर बढ़ते जाएं तो इनके आकार में परिवर्तन आता जाता है। तो बच्चे यहाँ से हमें बहुत प्रकार की लकड़ी भी प्राप्त होती है। ये लकड़ी इमारतों में, रेल के डिब्बे बनाने में और माचिस की डिब्बियाँ आदि बनाने में प्रयोग में लाई जाती हैं। और पर्वतीय वनस्पति की पट्टी में कई प्रकार के फल जैसे सेब, आलू बुखारा, बादाम आदि हमें प्राप्त होते हैं। इस प्रकार पर्वतीय वनस्पति हमारे लिए बहुत से उद्योगों का आधार है। इससे प्राप्त जो लकड़ी है उस पर हमारे बहुत से उद्योग टिके हुए हैं। तो बच्चे आगे है डेल्टाई वन। डेल्टाई प्रकार की वनस्पति समुद्र के तटों के पास मिलती है। नदियों के समुद्र में प्रवेश करने से पहले डेल्टा का निर्माण करते हैं। जो वनस्पति इन डेल्टों में उगती है उसे डेल्टाई वनों के नाम दिया जाता है। गंगा, ब्रह्मपुत्र या दक्षिण भारत की कुछ नहरों के डेल्टाई भागों में इस प्रकार की वनस्पति मिलती है। सुंदरी, नीमा और पाम आदि के वृक्ष यहाँ मिलते हैं। सुंदरी वृक्ष की लकड़ी मनुष्य के प्रयोग के लिए अधिक महत्व रखती है। इस प्रकार की वनस्पति में सुंदरी के वृक्ष अधिक मिलने के कारण ही गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा को सुंदरवन डेल्टा कहा जाता है। तो बच्चे अब आप
फिर से भारत के मैप को देखो। इस मैप में आपको जो नीले फीके रंग के जो 3 डॉट लगे हुए दिखाई दे रहे हैं, उसके साथ जो मेहंदी जैसा रंग छोटे छोटे भागों में आपको दिखाया गया है, वह डेल्टाई 1 है। जहाँ बे ऑफ बंगाल लिखा है उसके ऊपर ही नीला डॉट है, बिंदु है। उसके साथ ही जो मेहंदी जैसा रंग है वह गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा है, और उसके नीचे गोदावरी और कावेरी, जहाँ वही डॉट लगे हुए हैं और वही रंग है। ये उन डेल्टाओं के स्थान हैं। तो बच्चे अब आप इन सुंदरवन डेल्टा की तस्वीर को भी देखो। तो बच्चे ऐसे होते हैं सुंदरवन डेल्टा। ये झाड़ीनुमा भी होते हैं, इनकी ऊंचाई अधिक नहीं होती, ये एक दूसरे में फंसे हुए होते हैं। तो आप उस तस्वीर को ध्यान से देखो। तो बच्चे ये झाड़ीनुमा भी है और अधिक ऊंचे भी नहीं हैं और संगन रूप में हैं और एक दूसरे में फंसे हुए हैं। तो इसमें जो सुंदरी ट्रीज जिस पे लिखा हुआ है, वह पौधा जहाँ पर सबसे ज़्यादा पाया जाता है, सुंदर वृक्ष, उसी सुंदरी वृक्ष के नाम से ही इसका नाम पड़ा सुंदरवन डेल्टा। तो बच्चों हम गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा को सुंदरवन डेल्टा के नाम से भी जानते हैं, और ये सुंदरी वृक्ष के नाम से इसका नाम पड़ा। तो ये गंगा ब्रह्मपुत्र का जो डेल्टा है विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। इसके अलावा कृष्णा, कावेरी, गोदावरी नदी पर भी डेल्टे पाए जाते हैं और यही वृक्ष वहाँ पर भी पाए जाते हैं। बच्चों ये जो वन हैं बाढ़ों को रोकने में मदद भी करते हैं। तो आगे है, प्राकृतिक वनस्पति मानव की असंख्य ज़रूरतों को पूरा करती है। ईंधन और इमारती लकड़ी के अतिरिक्त कागज़ बनाने, नरम लकड़ी, गोंद, गंदा बिरोजा, तारपीन, लाख, रबर, चमड़ा रंगने के लिए छिलका, दवाइयों के लिए जड़ी बूटियाँ और अनेक प्रकार के फल प्रदान करती है। वन बहुत से जंगली जानवर और पक्षियों के आवास स्थान हैं। ये बाढ़ में अपरदन और मरुस्थल को बढ़ने से रोकने में बहुत योगदान डालते हैं। वन वर्षा को लाने में और प्राकृतिक संतुलन बनाने में बहुत सहायक है। इसलिए हमें वनों को नष्ट होने से बचाना चाहिए और इनके अधीन वनों का क्षेत्र बढ़ाने का प्रयत्न करने चाहिए। तो बच्चों जो प्राकृतिक वनस्पति है हमारी बहुत सी ज़रूरतों को पूरा करती है। इससे हमें जलाने योग्य लकड़ी मिलती है। उसी लकड़ी का प्रयोग इमारतों को बनाने में किया जाता है, और कागज़ बनाने के लिए और चमड़ा रंगने के लिए और भी बहुत सी चीज़ें जो हैं इससे प्राप्त लकड़ी से बनाई जाती हैं। इससे हमें जड़ी बूटियाँ भी प्राप्त होती हैं, जिससे बहुत सी दवाइयाँ तैयार की जाती हैं। और बच्चों ये जो जंगल है, प्राकृतिक वनस्पति है, हमारे जंगली जानवरों का घर है। उन्हें रहने के लिए ये आवाज़ देती है, घर देती है। और ये जो जंगल है, प्राकृतिक वनस्पति है, बाढ़ों को आने में रोकती है, बाढ़ों को आने से रोकती है और मरुस्थल को भी बढ़ने से रोकती है। तो जंगल जो है वर्षा लाने में भी हमारी सहायता करते हैं और प्राकृतिक संतुलन को बिगड़ने से बचाते हैं। तो बच्चों हमें क्या करना चाहिए, हमें अधिक से अधिक वृक्ष लगाने चाहिए और जंगलों को काटना नहीं चाहिए। हमें प्राकृतिक वनस्पति का क्षेत्र जो है बढ़ाना होगा, ताकि हम अपने जंगली जीवों के घर और जंगली वनस्पति को बचा सकें। तो बच्चे आगे है जंगली जीव। जो जीव जंगलों में रहते हैं उन्हें जंगली जीव कहा जाता है। जंगल इन जीवों का प्राकृतिक घर माना जाता है। ये जीव जानवर, पक्षी और कीड़े मकोड़े होते हैं। संसार के बड़े बड़े जंगल और घास के मैदानों में बहुत सारे जीव मिलते हैं। इसी प्रकार भारत के जंगलों में भी बहुत सारे जीव पाए जाते हैं। भारत में 80,000 से भी ज़्यादा प्रकार के जानवर मिलते हैं। इन जानवरों में हाथी, शेर, चीता, बाघ, गैंडा, भालू, जाख, हिरन, बंदर, लंगूर, नील गाय, गिद्दड़ आदि प्रमुख हैं। इसके अतिरिक्त नेवला, कछुआ और सांप भी पाए जाते हैं। कई प्रकार के पक्षी सर्दियों के मौसम में अधिक मात्रा में ठंडे प्रदेशों में जैसे साइबेरिया और चीन आदि से भारत में आते हैं।
इन पक्षियों को विदेशी पक्षी या प्रवासी पक्षी भी कहा जाता है। भारत में भी अनेक प्रकार के पक्षी और मछलियाँ मिलती हैं कि जो जंगली जीव हैं वह कहाँ रहते हैं, जंगलों में रहते हैं। तो बच्चों पहले आप जंगली जीवों से संबंधित उन तस्वीरों को देखो जो मैंने आपको शुरू में दिखाई थी। तो बच्चों ये है हमारे जंगली जीव जो कहाँ पाए जाते हैं, इन्हीं जंगल और प्राकृतिक वनस्पति में पाए जाते हैं। इनमें आपको शेर, चीता, हाथी, हिरन, भालू आदि जानवर दिखाई दे रहे हैं। तो बच्चों ये हमारे क्या हैं, जंगली जानवर हैं और इनके रहने का आवास कौन है, प्राकृतिक वनस्पति है। प्राकृतिक वनस्पति और जंगलों में रहते हैं ये जीव। ये पशु पक्षी और कीड़े मकोड़े भी होते हैं। तो बच्चों इनमें हाथी, शेर, चीता, गैंडा, गायें आदि प्रमुख हैं। हमारे भारत में 80,000 से भी ज़्यादा जो जातियां हैं जानवरों की पाई जाती हैं। संसार के बड़े बड़े जंगलों और घास के मैदानों में बहुत सारे जीव पाए जाते हैं। तो बच्चे कुछ पक्षी हमारे भारत में ठंडे प्रदेशों में भी आ जाते हैं, जैसे चीन और साइबेरिया से। उनको हम प्रवासी पक्षियों के नाम से भी जानते हैं। तो इसके अलावा हमारे भारत में अनेक प्रकार के पक्षी और मछलियाँ भी पाई जाती हैं। आगे हैं जीव जंतुओं का बचाव और संभाल। मनुष्य शुरू से ही बहुत सारे जानवरों और पक्षियों का शिकार करता आ रहा है। शायद आदि मनुष्य अपना भोजन इन जानवरों का शिकार करके पूर्ति करता था, परंतु आज के मनुष्य के पास अनेक प्रकार के अन्य खाद्य पदार्थ मौजूद हैं। इसलिए मनुष्य को जानवर और पक्षियों को मारना शोभा नहीं देता। जानवरों की कई किस्में तो अब ख़त्म हो चुकी हैं और कई ख़त्म होने के किनारे पर हैं। इसलिए हमें जानवरों को मारने से परहेज करना चाहिए और इनको बचाने के लिए योगदान डालना चाहिए। मतलब कि हम जीव जंतुओं का बचाव और संभाल किस प्रकार कर सकते हैं। हमें इन्हें मारना नहीं चाहिए, इनका शिकार नहीं करना चाहिए। अगर हम आदि मानव काल की बात करें तो तब मनुष्य का जो भोजन था वो यही जानवर थे। वह इन्हीं जानवरों का शिकार करके इनका कच्चा मांस खा जाते थे। पर आज के मनुष्य के पास खाने के लिए बहुत से खाद्य पदार्थ हैं। इसलिए मनुष्य को जानवर और पक्षियों को अपने भोजन के लिए नहीं मारना चाहिए। और इस तरह करने से हमारे जानवरों की बहुत सी जातियां जो है वो तो ख़त्म हो चुकी हैं या ख़त्म होने के किनारे पर है। इसलिए हमें जानवरों का शिकार अपने शौक़ को पूरा करने के लिए या भोजन के रूप में नहीं करना चाहिए और सरकार को इसको बचाने के लिए हमें अपना योगदान देना चाहिए। बच्चे आगे हैं, हमारी सरकार की ओर से भी बहुत से प्रयत्न किए जा रहे हैं। हमारे परियोजना के अंतर्गत 1952 में जंगली जानवरों के लिए भारतीय बोर्ड की स्थापना की गई। इसके अतिरिक्त प्रोजेक्ट टाइगर 1973 और प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992 इत्यादि प्रोग्राम जंगली जीवों को बचाने के लिए चलाए जा रहे हैं। मतलब कि हमारी सरकार ने इन जीवों को सुरक्षा देने के लिए, बचाने के लिए 1952 में एक भारतीय बोर्ड की स्थापना की गई ताकि इन जीवों को बचाने के लिए जो प्रोग्राम हैं वो चलाए जा सकें। और इनको किस प्रकार बचाया जा सकता है ये इस बोर्ड में तय किया गया। तो इसको बचाने के लिए सरकार ने इसके अलावा प्रोजेक्ट टाइगर मतलब टाइगर को बचाने के लिए 1973 में और प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992 में मतलब हाथी को बचाने के लिए कुछ प्रोग्राम चलाए गए। इससे पहले 1972 में और फिर 2002 में जंगली जीवों की सुरक्षा के लिए सरकार की ओर से विभिन्न कानून भी पास किए गए। मतलब सरकार ने समय समय पर इन जंगली जीवों को, जंगली जानवरों को बचाने के लिए समय समय पर कई कानून भी पास किए ताकि इनकी सुरक्षा को यकीनी बनाया जा सके। इसके अलावा बहुत से राष्ट्रीय पार्क, जंगली जीव सेंचुरियाँ जहाँ जंगली जीव प्राकृतिक अवस्था में सुरक्षित रह सकें, मतलब जहाँ इनको सुरक्षित रखा जा सके, जो हमारे पार्क हैं और इनके आवास स्थान हैं और यहाँ इन जीवों को सुरक्षित रखा जा सके जहाँ कोई ना आए और ये अपना आराम से इनके जीवन को बचाया जा सके का प्रबंध सरकार की ओर से किया गया है। अब तक पूरे भारत देश में 89 राष्ट्रीय पार्क बनाए गए हैं और 490 जंगली जीव सेंचुरियाँ हैं। हमें अपनी ओर से चाहिए कि जंगली जीवों और पक्षियों का शिकार हम ना करें।
हम अपने ही शौक़ को पूरा करने के लिए इन बेजुबान जानवरों को ना मारें। वन जो कि जंगली जीवों और पक्षियों का घर है, उन्हें भी हम ना काटें। जंगली जीव तभी हैं जब वनस्पति रहेगी, प्राकृतिक वनस्पति और जंगल रहेंगे, इसलिए हमें ज़रूरत से ज़्यादा इन जंगलों को नहीं काटना चाहिए। सरकार को चाहिए कि जंगली जीवों की सुरक्षा के लिए बनाए गए कानूनों को सख्ती से लागू करे, ताकि हम इन जीवों की सुरक्षा को पूरी तरह से यकीनी बना सकें और जंगली जीवन और प्राकृतिक वनस्पति को बचाने में सरकार को हम अपना योगदान दे सकें और सरकार भी इन कानूनों को हम लोगों पर सख्ती से लागू कर सके। तो बच्चे, इसके साथ ही हमारा ये लेसन नंबर 2 प्राकृतिक साधन ख़त्म होता है, जिसके हमने आपको 10 भाग करवा दिए। तो आपने इस ऑडियो को ध्यान से सुनना है, फिर इनके आंसर जो मैं आपसे प्रश्न पूछूंगी अपनी कॉपी पर लिखने हैं। तो बच्चों सुनो, इसका पार्ट नंबर 10 का लेसन नंबर 2 का पहला क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? इसके 4 ऑप्शन हैं, एक सही है, ये आपने लिखना है। नंबर 2 है, पर्वतीय वनस्पति के स्थान भारत के मानचित्र में भरो और उनके नाम भी लिखो। आगे 3 प्रश्न हैं। नंबर 3 पर पहला है, सुंदरवन डेल्टा का नाम किस वृक्ष के नाम पर पड़ा? लिखो। नंबर 4 पर है, भारत में कितने प्रकार के जानवर पाए जाते हैं? और नंबर 5 पर भी प्रश्न है, जंगली जानवरों को बचाने के लिए कब भारतीय बोर्ड की स्थापना की गई? तो बच्चों, इसके साथ हमारा आज का टॉपिक ख़त्म होता है। धन्यवाद।